तारीख था 1 जनवरी 1838। अंग्रेजों के द्वारा हजारों आदिवासियों के सामने सेरेंगेशिया के नायक पोटो हो को फांसी पर लटका दिया गया। ये तो अंग्रेजों के लाखों अत्याचारों में से एक था, परंतु इस घटना के ठीक 110 वर्ष बाद 1 जनवरी 1948 को, जब देश को आज़ाद हुए अभी 3.5 महीना ही हुआ था, झारखंड के खरसावां में 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने स्टेन गन से अंधाधुंध फायरिंग की। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब पुलिस ने फायरिंग रोकी तो वहां चारों ओर 100 बिखरे पड़े थे। घटना स्थल के पास एक कुआं था। उड़ीसा पुलिस के जवानों ने लाशों को उसी कुएं में डालना शुरू कर दिया। 100 से जब कुआं भर गया तो ट्रकों पर लाद कर शवों को जंगल में ले जाया गया। कुछ को तो ऐसे ही जंगल में फेंक दिया गया, कुछ को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ शवों को जला भी दिया ताकि मृतकों की सही संख्या का पता नहीं चले। इसीलिए तो सरकारी रिपोर्ट में मृतकों की संख्या केवल 35 बताई गई, परंतु आदिवासी नेता की माने तो 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। इसलिए तो जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को 9 वर्ष के जश्न में डूबी रहती है, तब झारखंड का एक हिस्सा शोक मना रहा होता है। क्या आप एक झारखंडी हैं? यदि हैं तो आप अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में नहीं जानना चाहेंगे जिनकी कुर्बानी हमारे झारखंड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यदि आप झारखंड से नहीं भी हैं तो एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर यह नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दौरान कि आजाद भारत में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी झारखंड बनने की, और हम इसमें उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी गुमनाम कुर्बानी के कारण ही झारखंड राज्य बन पाया। आज जानेंगे 1 जनवरी 1948 को हुए खरसावां गोलीकांड के बारे में, जिसे झारखंड का जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं सरायकेला के इतिहास से। सरायकेला झारखंड के दक्षिण में स्थित है और हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का जो नामकरण हुआ उनके ही कुल देवता सिंहभोंगा के नाम पर हुआ था। सिंहभूम में सिंह वंश का शासन था। यदि सिंह वंश के इतिहास को जानने का प्रयास करें तो सिंह वंश की जानकारी हमें इनकी पारिवारिक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन से मिलती है, जिसमें 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम शाखा को 8वीं शताब्दी के दौरान काशीनाथ द्वारा स्थापित किया गया था, जो पश्चिम भारत से आए हुए राठौर राजपूत थे। इसी प्रकार दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह द्वारा किया गया। इसी के वंशज हुए राजा अर्जुन सिंह दुट्टे, जिन्होंने अपने चाचा विक्रम सिंह को एक जागीर दी, जिसे सिंहभूम पीर, जो कि 12 गांवों का समूह था, कहा जाता था। विक्रम सिंह ने इसी जागीर का विस्तार कर उसे 1620 में राज्य का रूप दिया, जिसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। आगे चलकर विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने सरायकेला से अलग होकर 1650 में खरसावां देशी रियासत को स्थापित किया, और इस प्रकार अस्तित्व में आया खरसावां देशी रियासत, जहां पे ये गोलीकांड हुआ था। अब अगले अध्याय में हम समझने का प्रयास करते हैं उस समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 200 सालों के एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन यह आजादी अपने साथ त्रासदी भी लेके आई पाकिस्तान के विभाजन के रूप में, और इस प्रकार 3 जून 1947 को जब देश की आजादी के संबंध में घोषणा हो रहा था, उसी समय देशी रियासतों को भी लेकर एक घोषणा की गई, जिसमें कहा गया देशी रियासतों को कि यदि वे चाहे तो भारत के साथ मिल जाएं, यदि वे चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, और यदि वे चाहें तो स्वतंत्र भी रह जाएं। और यही तीसरा जो बिंदु दिया गया था स्वतंत्र रहने का, उसी का फायदा उठाना चाहते थे कई देशी रियासत और खुद को स्वतंत्र रखना चाहते थे, जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। और इस प्रकार देश में लगभग 565 देशी राजवाड़ों की संख्या थी। अगर ये सभी स्वतंत्र होना चाहते तो देश तो खंडित होकर रह जाता, और इसीलिए इसे एकजुट करना काफी चुनौती भरा काम था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन जैसे भारतीय महान नेताओं के नेतृत्व में एकजुट किया जा रहा था। देशी रियासतों की संख्या काफी अधिक होने के कारण इसे 3 वर्गों में बांट दिया गया था। वर्ग ए में बड़ी रियासतों को रखा गया था, जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया और जूनागढ़ हो गया। बी में मध्यम वर्ग के रखा गया था, और सी के अंतर्गत छोटी रियासतें थी, और इसी सी ग्रुप के अंतर्गत आता था सरायकेला और खरसावां स्टेट्स, जिसमें ओडिशा भाषियों की संख्या अधिक थी। और इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों स्टेट्स को बिहार के बजाय
ओडिशा राज्य में विलय कर दिया जाए। कश्मीर में उन दिनों हंगामा हो रहा था, इसलिए ऐसा निर्देश था कि जो भी रियासत सीधी तरह से बात नहीं माने उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। वीपी मेनन, जो उस समय विलय प्रक्रिया के प्रभारी थे, अपनी पुस्तक द ओडिशा एंड द छत्तीसगढ़ स्टेट्स में खरसावां राजा की भूमिका के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि खरसावां के राजा ने कहा था कि उनका स्टेट्स बिहार के सिंहभूम जिले से घिरा हुआ है और आदिवासियों की इच्छा है कि उनका विलय उनके ही प्रांत में होना चाहिए। राजा की बात सुनने के बाद वीपी मेनन ने कहा कि पहले विलय प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए, फिर लोगों से बात कर यह तय कर लिया जाएगा कि ओडिशा में रहना चाहते हैं कि बिहार में। उन दिनों विलय के सवाल पर पूरे ओडिशा में माहौल गर्म था। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। सरदार पटेल और मेनन दोनों इस बात को लेकर चिंतित थे। इसीलिए 13 और 14 दिसंबर 1947 को उड़ीसा के कटक में एक बैठक हुई जिसमें पटेल शामिल हुए। खरसावां स्टेट्स की ओर से राजा रामचंद्र सिंहदेव और युवराज प्रतीप चंद्र सिंहदेव ने आदिवासियों की मांग को तर्क के साथ रखा और बिहार में शामिल होने की बात कही। पटेल, जिन्हें कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है, चाहते थे विलय प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो। अतः कटक की बैठक में सरदार पटेल ने सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व से कहा, आप मेरे सुझाव को पारंपरिक सुझाव मानिए, फिर भी अगर आप ना माने तो स्थिति बिगड़ने पर आप जब दिल्ली जाएंगे तब तक काफी विलंब हो चुका होगा। सरदार के इस कथन के बाद खरसावां के साथ ही अन्य सभी राजाओं ने भी विलय का फैसला लिया, क्योंकि ये सभी जानते थे कि हैदराबाद हो चाहे जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासतों के विलय पटेल करवा सकते हैं, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। विलय प्रक्रिया के अनुसार 1 जनवरी 1948 को सत्ता सौंपनी थी। इसी बीच विलय के विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका था। अब अगले अध्याय में हम समझते हैं विलय के दौरान हो रहे विरोध को। विलय के विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका था। उन दिनों झारखंड क्षेत्र के बड़े नेता थे जयपाल सिंह मुंडा। उन्होंने खरसावां के ओडिशा में विलय का विरोध किया। वे दूरदर्शी थे, जानते थे अगर बिहार में खरसावां का विलय होता है तो एक न एक दिन झारखंड राज्य के बनने पर खरसावां झारखंड का हिस्सा बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर खरसावां ओडिशा में विलय हो गया तो फिर से झारखंड राज्य में शामिल करना खरसावां को मुश्किल हो जाएगा। हुआ भी यही। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य बना तो सरायकेला खरसावां तो झारखंड राज्य में शामिल रहा, पर ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश का वह इलाका शामिल नहीं हुआ जिसके झारखंड में शामिल करने की मांग चल रही थी। सरायकेला खरसावां का भी वही हाल होता जो हाल मयूरभंज, क्योंझर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों का हुआ। इन जिलों के आदिवासियों ने भी झारखंड राज्य के लिए काफी संघर्ष किया था, पर जब झारखंड बना तो उसमें इस क्षेत्र को हटा दिया गया। इसका लाभ ओडिशा के आदिवासियों को भी नहीं मिला जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोग सिमगो गोलीकांड के बारे में जानते ही होंगे। जयपाल सिंह मुंडा को बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह जैसे प्रभावशाली ताकतवर नेता का भी समर्थन प्राप्त था। यही सब सोचकर जयपाल सिंह मुंडा ने 1 जनवरी 1948 को होने वाले सत्ता हस्तांतरण का पूरी ताकत के साथ विरोध करने का फैसला किया। जयपाल सिंह के आह्वान पर लगभग 50,000 आदिवासी खरसावां में जमा हुए। इस सभा में भाग लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूर दराज के इलाकों से आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार के साथ खरसावां पहुंच चुके थे। उस दिन साप्ताहिक हाट भी था। हाट हम लोग बाजार को कहते हैं। इस सभा में भाग लेने के लिए आदिवासी कितने उत्साहित थे इसका पता इसी बात से चलता है कि 2-3 दिन पहले से ही आंदोलनकारी खाना का सामान पीठ में बांधकर अपने अपने गांव से पैदल निकल चुके थे, जैसे कि वो एक तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। महिलाएं और बुजुर्ग भी पहुंचे थे। जहां ट्रेन की सुविधा थी वहां के लोग ट्रेन से भी आए थे। सभा में आए लोगों को विलय प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि जयपाल बाबू ने खरसावां पहुंचने के लिए कहा है, इसीलिए वहां जाना ही है। उस समय जयपाल सिंह मुंडा पूरे राज्य में आदिवासियों के सबसे मजबूत और प्रखर नेता हुआ करते थे। लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित थे। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि जयपाल सिंह आने वाले हैं तो बड़ी संख्या में लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि आजकल भी होता है, जब भी रैली होता है, कोई बड़े नेता आते हैं तो लोग जो हैं उस नेता को देखने के लिए भी जाते हैं। तो उसी प्रकार जयपाल सिंह मुंडा को लोग देखने के लिए जाना चाह रहे थे।
उड़ीसा सरकार चौकस थी। वह किसी भी सूरत में सभा नहीं होना देना चाहती थी। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस के जवान पूरी खरसावां में फैल चुके थे। खरसावां को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। विलय के विरोध के लिए आदिवासी तो जमा हो चुके थे, पर लोगों की निगाहें जयपाल सिंह को खोज रही थी। किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा वहां नहीं पहुंच सके थे। जिसे देखने गए थे वहीं नहीं पहुंचे थे, इसलिए ये थोड़ा सा एक अजीब सा माहौल था। इसलिए वहां कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसकी बात हर कोई माने। इसके बावजूद कुछ नेता सामने आए और वे नेता जो थे राजमहल तक गए और राजा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खरसावां स्टेट्स को उड़ीसा में शामिल नहीं करने की मांग की गई। राजा ने उन दिनों आदिवासियों की बात को ध्यान से सुना और अपनी मजबूरी भी बता दी। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ अब उड़ीसा सरकार को करना है, क्योंकि विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब खरसावां स्टेट्स उड़ीसा सरकार के अधीन है। आदिवासी इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए वो बगैर हो हंगामा के वे राजमहल से लौट भी आते हैं। आंदोलनकारी फिर से वही हाट अर्थात बाजार में जमा हो चुके थे। उन्होंने सभा की और अपनी बातें रखी। जो भी उनका बात हुआ होगा वो सामने लोगों के सामने बता दिए। कुछ आंदोलनकारी आक्रोशित भी हो गए थे और भीड़ काफी बढ़ चुकी थी। जयपाल सिंह के नहीं आने से लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने पहले ही इस क्षेत्र को कब्जे में ले रखा था। भीड़ आगे बढ़ना चाह रही थी और पुलिस उन्हें रोक रही थी। होता भी यही है। इसी बीच ओडिशा मिलिट्री पुलिस की ओर से अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आदिवासियों के पास पारंपरिक हथियार थे, लेकिन उन्हें चलाने का मौका नहीं मिला। वैसे भी जिस गति से स्टेन गन से पुलिस फायरिंग कर रही थी, उसका जवाब आदिवासियों के पास नहीं था। तीर धनुष से आप कितना जवाब दे पाएंगे? लोग गिरते जा रहे थे। फायरिंग शुरू होते ही बचने के लिए कुछ लोग जमीन पर लेट गए। जो लेट गए उनमें से अधिकांश बच भी गए। कुछ लोगों ने तो पेड़ की आड़ में अपनी जान बचाई। जब पुलिस ने फायरिंग रोकी तो वहां चारों ओर 100 बिखरे पड़े थे। घटना स्थल के पास एक कुआं भी था। ओडिशा के पुलिस के जवानों ने लाशों को कुएं में डालना शुरू कर दिया। 100 से जब कुआं भर गया तो ट्रकों पर लादकर शवों को जंगल में ले जाया गया। कुछ को ऐसे ही फेंक दिया गया, कुछ को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ शवों को जला भी दिया ताकि मृतकों की सही संख्या का पता नहीं चल सके। सबसे खराब स्थिति घायलों की थी। जाड़े का मौसम था। कुछ घायल रात भर ठंड में उसी स्थान पर कराहते रहे, पानी मांगते रहे, भूख प्यास से वे तड़पते रहे। उस दिन उन्हें इलाज के लिए भी नहीं भेजा गया। बिहार सरकार ने उड़ीसा सरकार को प्रस्ताव भी भेजा कि वह घायलों के इलाज के लिए चिकित्सकों का दल भेजना चाहता है, पर किसी ने उस पर विचार तक नहीं किया। चाईबासा और जमशेदपुर से चिकित्सक वहां पर गए और उन्होंने घायलों का इलाज किया। पुलिस की एक गोली दशरथ मांझी को लगी। आप बीती सुनाते हुए दशरथ मांझी ने बताया कि कैसे वे एक पेड़ के नीचे लाश की तरह पड़े थे। देखते रहे कि कैसे पुलिस लाशों को उठा उठा कर ले जा रही थी। हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से किसी तरह भाग निकले। गोली उनकी अतड़ी में लगी थी, चलना संभव नहीं था। बाद में उन्हें घसीटते हुए खरसावां थाना लाया गया, जहां से इलाज के लिए सरायकेला भेजा गया। जब सरायकेला में पूरा इलाज नहीं हो सका तो उन्हें कटक भेज दिया गया। 3 माह तक उनका वहां इलाज होता रहा। ठीक होने के बाद वे अपने घर लौट गए। इस शहीद स्थल पर साधुचरण बिरवा भी तब तक आते रहे जब तक उनका शरीर साथ देता रहा। साधुचरण बिरवा अपनी एक कहानी सुनाते हैं जिस पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता। कोई कैसे विश्वास करेगा कि उनके शरीर में 54 साल तक गोली फंसी रही। उन्हें इसका पता चला जब वे बुजुर्ग हो गई। 1 जनवरी 1948 को जब खरसावां में पुलिस फायरिंग हुई थी, उसमें एक गोली उनकी हथेली में ली थी। गोली उनकी अंगुली को उड़ाते हुए निकल गई। दाहिना हाथ उनका उसी समय से बेकार हो गया था। दर्द इतना हुआ कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी बाह में भी एक गोली लगी है। जब गोली लग रहा होता है तो कहाँ पता चलता है कि कहाँ कहाँ लग रहा है। उम्र होने के कारण जब शरीर दुबला हो गया, मांस कम हो गया, सिर्फ हड्डी रह गई, तब बाह में सूजन के साथ दर्द हुआ। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, यूं ही उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे गोली अपने आप बाहर आने लगी। जब गोली का अधिकांश भाग मांस से बाहर आ गया तब उन्हें ताज्जुब हुआ। पहले तो वो घबरा गए कि हड्डी से आखिर ये निकल क्या रहा है। फिर अपने बेटे के साथ वे जमशेदपुर गए, चिकित्सक के पास गए और गोली निकाली। और 1 जनवरी 1948 को जो गोली लगी थी वह उनके शरीर में 13 अगस्त 2002 को निकाली गई। यानी बिरवा के शरीर में 54 साल 7 महीने 12 दिन तक गोली फंसी रही
और ऑपरेशन के बाद उस गोली को साधु अपने पास अभी भी रखे हुए थे, क्योंकि ये एक अविश्वसनीय घटना है, कोई इसे जल्दी विश्वास भी नहीं करेगा। आज़ादी के बाद देश का यह बहुत बड़ा घटना था, पहला गोली कांड भी था। पूरे देश में इस पर बवाल हुआ। उन दिनों देश की राजनीति पर बिहारी नेताओं की पकड़ भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के राष्ट्रपति भी बनने वाले थे, तो आप समझ सकते हैं कितनी पकड़ थी। बिहारी नेता भी नहीं चाहते थे कि खरसावां स्टेट्स का विलय उड़ीसा राज्य में हो, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था जयपाल सिंह मुंडा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह जैसे लोगों के समर्थन भी प्राप्त था। इसीलिए गोली कांड के बाद बिहार के नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस घटना का असर यह हुआ कि सरायकेला खरसावां स्टेट्स का विलय रोक दिया गया, अर्थात जो कुर्बानी दिया गया वो जाया नहीं गया। बार बार यह सवाल उठा कि उस दिन आखिर जयपाल सिंह कहाँ थे, क्यों नहीं खरसावां गए। इस घटना के 10 दिन बाद यानी 11 जनवरी 1948 को जयपाल सिंह मुंडा ने चाईबासा में विशाल सभा की और लोगों को घटना की पूरी जानकारी दी। जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के लिए राहत कोष भी उसी दिन बनाया था। जयपाल सिंह ने खरसावां सरायकेला के अलावा सरगुजा हो, जसपुर हो, उदयपुर हो, कोरिया हो, चांग भाकार हो, बोनाई हो या गांगपुर और बामड़ा हो को भी बिहार या निष्पक्ष सरकार में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। शहीदों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज देश भर में उपलब्ध हैं। इनमें से एक है पूर्व सांसद और महाराजा पी.के. देव की पुस्तक मेमायर ऑफ ए बाइगोन एरा। इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि खरसावां को उड़ीसा में विलय करवाने वाले आदिवासियों पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये अपने इस पुस्तक के चैप्टर 6 के पेज नंबर 123 में उल्लेख किए हैं। पी.के. देव की पुस्तक और प्रत्यक्षदर्शी जैसे कि दशरथ मांझी के बारे में आपको बताया गया और साधुचरण बिरुआ के बारे में बताया गया था, ये लोग प्रत्यक्षदर्शी थे कि बयान में समानता भी झलकती है, क्योंकि जब दशरथ मांझी बता रहे थे कि वो पेड़ की आड़ में थे तो उस समय देख रहे थे वो अचेतन अवस्था में कि कैसे पुलिस वहां से लाशों को उठा रही थी। और इस तरह से ओडिशा की तात्कालिक सरकार ने पुलिस फायरिंग में सिर्फ 35 आदिवासियों को मारे जाने की पुष्टि की थी। कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन अर्थात 1 जनवरी 1948 के अंक में छापा कि 35 आदिवासी जो हैं वो खरसावां गोलीकांड में मारे गए। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि खरसावां का ओडिशा में विलय का विरोध कर रहे 30,000, जो कि वास्तविक संख्या इससे कई ज्यादा थी, लोगों का कहना था वहां भीड़ 50,000 थी, की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, पर उसकी रिपोर्ट कहां गई किसी को पता तक नहीं है। अक्सर हम लोगों को ये देखने को मिलता ही है, कोई घटना होता है और उसके बाद जांच कमेटी बैठा दिया जाता है, उस कमेटी का रिपोर्ट कब आता है ये कभी कभी पता भी नहीं चलता है। तब अब ये सारा घटनाक्रम जानने के बाद अगले अध्याय में हम समझने का प्रयास करते हैं कि गोलीकांड के बाद का घटनाक्रम किस प्रकार से चला। गोलीकांड के बाद राजघराना परेशान रहा। बार बार घराने पर यह आरोप लगता रहा कि यह गोलीकांड राज परिवार के इशारे पर हुआ था। यह जानने के लिए शोषण, संघर्ष और शहादत के लेखक अनुज कुमार सिन्हा राज परिवार से भी जाकर मिले। तो इस प्रकार जो राज परिवार था वो अनुज सिन्हा को अपना दर्द सुनाते हैं और बताते हैं कि जब विलय की प्रक्रिया हो रही थी, राजा ने दबाव में आकर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वे राजा या युवराज तो सिर्फ नाम के रह गए थे, अधिकार तो कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह। धीरे धीरे लोग सच्चाई को जान भी गए। गोलीकांड के बाद खरसावा हाट अर्थात बाजार में शहीद स्मारक बनाया गया। वहां हर साल 1 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग आते हैं। झारखंड की राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी रहा है खरसावां शहीद स्थल। अर्जुन मुंडा ने खरसावां में शहीद स्थल का जीर्णोद्धार करवाया। मुंडा इसी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे और इसी प्रकार आसू के तत्कालिक महासचिव सूर्य सिंह बेसरा जो घाटशिला के विधायक चुने गए थे, अलग झारखंड राज्य के लिए 1 जनवरी के दिन खरसावां गए। शहीदों को नमन करते हुए उन्हें साक्षी मानते हुए विधायक पद से इस्तीफा तक दे दिया और अपने सारे प्रमाण पत्र की मूल प्रति को ही जला दिया। झारखंड राज्य के लिए बेसरा की यह एक बड़ी कुर्बानी रही। वर्तमान में भी वे सक्रिय हैं और झारखंडियों की आवाज को उठाते रहते हैं। आप लोगों ने उन्हें हाल फिलहाल में देखा भी होगा। गोलीकांड को एक युग बीत गया है। कई कमेटियां बनी, जांच हुई, पर रिपोर्ट सामने नहीं आई। जालियांवाला बाग के विलन जनरल डायर को तो दुनिया जान गई,
पर खरसावां गोलीकांड का असली जनरल डायर कौन था, इस रहस्य पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी प्रकार के एक अन्य शहीदों की कहानियों के साथ। जुड़े रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।